गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको पिलर पर जो लोड आती है उसके बारे में बताया, साथ ही क्वार्ट्ज डायग्राम को बताया। फ्रेंड्स, आज की अभी की वीडियो में आप देखिएगा कि जो विगत वर्ष डीजीएमएस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, साथ ही जो गेट के जो एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी सॉल्यूशन को मैं उनके क्वेश्चन के पेपर के सॉल्यूशन को मैं आगे बढ़ाते हुए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और साथ ही शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठाते हुए अपने एग्जामिनेशन को पास कर सकें, जॉब को सिक्योर कर सकें और सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन को पा सकें। फ्रेंड्स, तो चलिए, ओवरमैन माइनिंग सरदार और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर के कैंडिडेट्स, यहां तक कि जो गेट के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं फ्रेंड्स, उनको अपना इस वीडियो को देखना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से पहली जो प्रश्न है, जो 100 नंबर तक की जो प्रश्न है वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं वर्किंग की, मेथड ऑफ वर्किंग की, जिसमें से आज की जो प्रश्न है 101 नंबर का जो प्रश्न है वो ये कहता है, हाइड्रोलिक माइनिंग से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। जो हाइड्रोलिक माइनिंग अपन लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोलिक मॉनिटर वाटर के प्रेशर से कोयला को काटती है और वाटर और कोयला का टुकड़ा फ्लो होता हुआ पिट बॉटम तक पहुंचती है, जिसको वहां स्क्रीन आउट करके सरफेस तक कोयला को पहुंचाते हैं और पिट बॉटम में संप द्वारा पानी को छान करके फिर से हाइड्रोलिक मॉनिटर तक जो है कोयला को पहुंचाते हैं। इसकी एप्लीकेबिलिटी और एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओएमएस, प्रोडक्शन मैन पावर की चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें प्रश्न पूछा हुआ है 101 नंबर में कि जो साइज है गैलरी की, उसको हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं या और क्या एडवांटेज है, उसके संबंध में प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो उसकी एडवांटेज में आपको ये टिक लगाना होगा कि इसकी गैलरी की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन के बेल्ट कन्वेयर हॉलिज सिस्टम अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लार्जर साइज की जो डायमीटर की रहती है पाइप, कोल पल्प पाइप, उससे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आपके सामने ये स्क्रीन लैपटॉप की दिखाई दे रही है, जिसमें प्रश्न नंबर 102 आपके सामने है। इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स और इसके आगे बढ़ते हैं, अपन लोग आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 102 है उसको पढ़ते हैं। इन डिग्री फर्स्ट कोल माइंस मैक्सिमम चार्ज पर डिले ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग इज, यानी डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस में जो मैक्सिमम चार्जेज है बारूद की मात्रा एक डिले में कितने जो है हम लोग चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ईएमटी वॉल्यूम फर्स्ट में आपको दी हुई है डीजे देशमुख में, कि साथ ही डीजे में सर्कुलर में दी हुई है कि 1000 ग्राम डिग्री फर्स्ट गैस की माइंस के लिए है और 565 ग्राम जो है डिग्री सेकंड थर्ड गैसी माइंस के लिए है। तो यहां पर आप जो है 1000 ग्राम डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या कहता है। फ्रॉम ए कोल सीम ऑफ माइन 1000 टन ऑफ कोल इज प्रोड्यूस्ड पर डे, एक दिन में 1000 टन कोयला निकल रही है कोल सीम से। द सीम हैज इनफ्लेमेबल गैस इमिशन रेट ऑफ 14,000 क्यूबिक मीटर पर डे, एक दिन में जो गैस इमिशन हो रही है, इनफ्लेमेबल गैस जिसको मीथेन गैस कहते हैं, वो 14,000 क्यूबिक मीटर निकल रही है। और परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इज इन जनरल बॉडी ऑफ एयर इज, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, इज 14 जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो परसेंटेज है वो 14% है। द गैसीनेस ऑफ सीम इज, तो वो गैसीनेस ऑफ सीम क्या होगी फ्रेंड्स। तो गैसीनेस ऑफ सीम जानने के लिए आप गैसीनेस की डेफिनेशन जो डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस है, डिग्री सेकंड गैसी माइंस है, डिग्री थर्ड गैसी माइंस है, उसकी आप याद रखिए हैं कि अगर जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस की परसेंटेज 1.4 है, 1.4 संभवतः होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ये रेट ऑफ फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रेट ऑफ गैस इमिशन इन क्यूबिक मीटर पर टन, क्यूबिक मीटर पर टन में निकालने के लिए जो रेट ऑफ इमिशन पर डे है उसको हम लोग टीपीडी से डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ इमिशन पर डे जो दिखाई दे रही है गैस की, वो 14,000 क्यूबिक मीटर पर डे है। 14,000 क्यूबिक मीटर पर डे को आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एक दिन में 1000 टन, तो 1000 टन वो प्रोडक्शन हो रही है, जिसको डिवाइड कीजिएगा तो 14 क्यूबिक मीटर पर टन आ रही है। तो 14 क्यूबिक मीटर पर टन ये जो आई हुई है
ये जो 14 क्यूबिक मीटर पर टन आई हुई है, एक एक टन पर 14 क्यूबिक मीटर गैस की निकल रही है। तो अब डिफिनीशन पर याद रखते हैं फ्रेंड्स की क्या कहता है। देखिए यहाँ पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूँ। एज पर CMR 2017 डेफिनेशन ऑफ डिग्री थर्ड गैस माइन रेट ऑफ इमिशन पर टन ऑफ प्रोडक्शन इज मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। एक टन पर यदि 10 क्यूबिक मीटर से अधिक निकलती है तो उस केस में वो जो है डिग्री थर्ड गैस माइंस कहलाएगी। और 10 क्यूबिक मीटर से 1 क्यूबिक मीटर के बीच में निकलती है तो डिग्री सेकंड गैस माइंस कहलाती है। और अगर 1 क्यूबिक मीटर से कम गैस निकलती है एक बार तो उसको डिग्री फर्स्ट गैस माइंस कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री थर्ड को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फेसेस अवेलेबल फॉर ब्लास्टिंग फॉर ए 6 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर। यहाँ पर बोर्ड एंड होना चाहिए। बोर्ड एंड पिलर डिस्ट्रिक्ट इन बैक शिफ्ट if three faces in the district if three faces in the district has been reported to be fenced off due to bad roof condition। अब यहाँ पर जो 3 फेसेस हैं उसको बैड रूफ कंडीशन के कारण से उसको फेंस्ड ऑफ कर दिया गया है। साथ में कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फेसेस अवेलेबल फॉर ब्लास्टिंग फॉर ए 6 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डिस्ट्रिक्ट। तो 6 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो मैक्सिमम फेसेस अवेलेबल होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक जो लाइन ड्रॉ किया हूं आप ये मान के चलिए कि एक हेडिंग है, ये 2 हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, चौथी हेडिंग है, 5वीं हेडिंग है, 6वीं हेडिंग है। इस 6वीं हेडिंग में जो इन बाई साइड की जो फेस होगी यहाँ पर एक लेवल में फेस चलेगी। मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो एक लेवल में फेस चलेगी और एक यहाँ पे डीप में फेस चल सकती है। तो यहाँ पर 2 फेस आपकी मैक्सिमम जाएगी। उसी तरह से जो एक पैनल बाउंड्री के पास जो आपकी गैलरी है डीप मोस्ट गैलरी, डीप मोस्ट हेडिंग, इसमें जो भी जो है एक लेवल में फेस चलेगी और एक राइज में फेस चलेगी। तो यहाँ पर 2 फेस मिलती है। लेकिन बाकी की 4 जो सेंट्रल हेडिंग है ये जो बीच में 4 हेडिंग है 1 2 3 4, ये चारों हेडिंग में आपको मैक्सिमम 3 फेस मिलेगी जो कि एक लेवल डायरेक्शन में होगी, एक राइज डायरेक्शन में, एक डीप डायरेक्शन में होगी। हर हेडिंग में 3 फेस बीच वाले में मिलती है। तो यहाँ 3 चौको 12 हो जाती है और इस टॉप और बॉटम में 2-2 रहती है। तो 12 2 14 2 16 16 फेस अवेलेबल होती है। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली आपने देख लिया। साथ ही जो है एज पर EMT वॉल्यूम फर्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस पर डिस्ट्रिक्ट 3n-2 का फार्मूला लगाइएगा। n इज द नंबर ऑफ हेडिंग होगी। तो 3 × 5 = 15, 3 × 18, 6 हेडिंग है तो 3 × 18 -2 यानी कि 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस अवेलेबल हो रहेगी। अब यहाँ पर एक कहता है कि यहाँ पर कहता है कि साथ में कह रहा है कि इफ 3 फेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन रिपोर्टेड टू बी फेंस्ड ऑफ ड्यू टू बैड रूफ कंडीशन। तो बैड रूफ कंडीशन के चलते 3 फेसेस को क्लोज कर दिया गया है। यानी कि 16 फेसेस तो मैक्सिमम अवेलेबल थे ही। अब यहाँ पर 3 फेस को जो है क्लोज कर दिया गया है। तो अवेलेबल फेसेस जो होंगे वो 13 होंगे। अवेलेबल फेसेस जो होंगे 13 होंगे। लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम number of possible faces available for the blasting for 6 heading board and pillar district इन बैक शिफ्ट में कितनी फेसेस अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर होगी 16। और यहाँ पर कहते हैं इफ 3 फेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन रिपोर्टेड टू बी फेंस्ड। अगर 3 फेस उसमें से फेंस्ड ऑफ की जाती है तो बचती है 13 फेस। 13 फेस जो है आपकी ब्लास्टिंग के लिए अवेलेबल रहेगी फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे आंसर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है। A board and pillar panel having square pillar is designed for 30% extraction during development. If the gallery width is 5 meter, the side of pillar in the meter is। क्या कहता है मीनिंग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि बोर्ड एंड पिलर पैनल हैविंग स्क्वायर पिलर। वो बोर्ड एंड पिलर में आप स्क्वायर पिलर बना रहे हैं जिसमें 30% एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो रही है। गैलरी विड्थ 5 मीटर है और साइड ऑफ द पिलर मीटर में पूछ रहा है कि कितनी होगी फ्रेंड्स। अब ऑप्शन पर आते ही हैं लेकिन हम लोग को फॉर्मूला आपको याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट के लिए याद रखना है एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर। जो एरिया ऑफ पिलर है वो सेंटर टू सेंटर और माइनस एरिया ऑफ पिलर कॉर्नर टू कॉर्नर। अभी एक जो वीडियो में 8-9 मिनट की अपलोड किया हूं उसमें मैं निकालने का तरीका बताया हूं कि कितना कैसे निकालते हैं। फिर से आपके सामने प्रश्न आ गई है।
प्रैक्टिस आप 2-3 कर लीजिएगा तो आपसे बनना प्रारंभ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो एरिया पिलर सेंटर जो आपकी होगी उसको आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर दिया नहीं है। एरिया ऑफ पिलर कॉर्नर टू कॉर्नर उसको भी लेट कर लीजिए जो दिया नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एरिया पिलर सेंटर टू सेंटर से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने लेट कर लिया कि एरिया ऑफ पिलर कॉर्नर टू कॉर्नर x है, तो इसके जगह पर x इंटू एक्स होगी। और यहाँ पर जो कॉर्नर टू कॉर्नर में आपके जो x लेंथ दिखाई दे रही है पिलर की, उसमें आप गैलरी की विड्थ यहाँ 5 मीटर दी हुई है तो +5 कर दीजिएगा तो सेंटर टू सेंटर हो जाएगा। तो x+5 इंटू x+5 यहाँ रह जाएगी, माइनस x टू x होगी और डिवाइडेड बाय जो एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर है x+5 उसको ले रहे हैं। अब ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 30% आपका दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। 30% को जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में निकालिएगा तो 30/100 हो जाएगी और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस x² हो जाएगी, जिसको होल स्क्वायर में निकालते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पेज में मैं पेन एंड कॉपी से जो है कल कट पेस्ट करके बनाया हूं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ABCD जो कैपिटल लेटर वाली एरिया है और जो स्मॉल लेटर वाली एरिया है ABCD, ये कॉर्नर टू कॉर्नर जो पिलर की साइज है वो दिखाया जा रहा है और बड़ी वाली जो है सेंटर टू सेंटर एरिया दिखाया जा रहा है। अगर बड़ी वाली एरिया में से छोटी वाली एरिया को माइनस करते हैं तो ये जो ट्राइब्यूटरी एरिया बनती है यही परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर आप ये तो निकाल ही चुके हैं 30/100 1 माइनस x+5 जिसको x+5 का होल स्क्वायर कहते हैं। अब ये जो दोनों है 1 नंबर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 माइनस 3/100 हो जाता है और इसको उधर ले जाते हैं और इसका स्क्वायर माइनस करते हैं तो 3/10 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.3 आएगा, 1 को 0.3 से माइनस कीजिएगा तो 0.7 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो x/x+5 हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट का आप वैल्यू निकालेगा तो 0.84 आएगी, 0.7 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकालिएगा तो 26.25 मीटर आ रही है फ्रेंड्स, यानी कि सेंटर टू सेंटर जो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 26 मीटर, जो कि कॉर्नर टू कॉर्नर आई है। x मीटर जो है कॉर्नर टू कॉर्नर आई है, लेकिन साथ में आपकी जो विड्थ है वो जो है आपकी प्रश्न में दी हुई है कि panel having square pillars designed to 30% extraction if the gallery width is 5 meter, the side of the pillar in meters, side of the pillar यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर ही पूछा हुआ है, यानी कि 26 मीटर जो आई है ये 25 से 26 मीटर वाली जो लाइन है ये मैच कर रही है, जिसको आप आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर आते हैं 106 नंबर की प्रश्न। एग्जिस्टेंस ऑफ फायर इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज सस्पेक्टेड बाय, जो अंडरग्राउंड माइन में जो फायर एग्जिस्ट होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है, वो सस्पेक्टेड की जाती है किसके द्वारा? चार्ल्स लॉ हम लोग कहते हैं स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है वो व्यक्त करता है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन बताता है वो बॉयल्स लॉ बताता है। उसी तरह से किरचॉफ लॉ है, ग्राहम्स लॉ ही है जो कि CO कंज्यूम्ड, CO फॉर्म्ड बाय O2 कंज्यूम्ड फॉर्मूला देती है, जिससे हम लोग आग की स्थिति का पता करते हैं। अगर वो 0.5 से बिलो है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, 1 से एबव है तो वो आग लगने की स्थिति में है। इसी तरह से जो है ग्राहम्स रेशियो यानी कि ग्राहम्स लॉ ही जो है आग की स्थिति को बताने के लिए करती है। पॉइजन्स रेशियो, जो हम लोग को पॉइजन्स रेशियो है वो रॉक की जो स्ट्रेन जो अपन लोग निकालते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रॉक से रिलेटेड है, तो पॉइजन्स रेशियो हम लोग वहां पर इसके लिए ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो आंसर डी होगी ग्राहम्स लॉ, उसको टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या कहता है। ये डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम सीयर इज एम्प्लॉयड इन ए लॉन्ग वॉल माइन ऑफ फेस लेंथ 150 मीटर। लॉन्ग वॉल माइनिंग की फेस है जो 150 मीटर है, उसमें डबल डर्ड सीयर को अपना रहे हैं। द माइनिंग हाइट 3.5 मीटर एंड द डेप्थ ऑफ द वेव कट इज 0.76 मीटर। वेव की जो गहराई है वो 0.76 मीटर है, साथ ही जो वर्किंग हाइट है वो 3.5 मीटर है। द साइकिल टाइम ऑफ यूनिडायरेक्शनल कटिंग, एक डायरेक्शन में जो कटिंग की जा रही है उसकी साइकिल टाइम यानी कि बॉटम गेट से टेल गेट या टेल गेट से बॉटम गेट में जब जाती है तो वो 40 मिनट का टाइम ले रही है। कंसिडरिंग बल्क डेंसिटी ऑफ कोल इज 1.4 टन पर क्यूबिक मीटर, और जो बल्क डेंसिटी है कोल की वो 1.4 टन पर क्यूबिक मीटर है। ऐसी स्थिति में जो आपकी पूछा जा रहा है क्या चीज इसमें
प्रश्न क्लियर तो नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, लेकिन एक साइकिल में जो प्रश्न है, डबल एंडेड रेंज इंटरप्ट शेयर इज एम्प्लॉयड इन ए लॉन्ग वॉल माइन ऑफ फेस लेंथ 150 मीटर, द माइनिंग हाइट इज 3.5 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द वेव कट इज 0.76 मीटर, साइकिल टाइम फॉर द यूनिडायरेक्शनल कट इज साइकिल टाइम 40 मिनट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट पूछी नहीं है कि क्या पूछना है, लेकिन ये चाह रहा है कि जो कोयला टनेज में निकल रही है एक साइकिल में, वो बताने का पूछने का प्रयास किया है। तो आपको यहाँ टीपीसी यानी कि टन पर साइकिल आपको निकालना है फ्रेंड्स। इसके लिए जो एक बार बॉटम गेट से टेल गेट में जो कोयला कट करती है, जो कि फेस लेंथ और फेस हाइट ये एरिया बताएगी, जो गहराई है वो वेव को बताएगा, जिससे वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोल कटेड बाय द सीयरर ये ब्रैकेट के अंदर बता रही है, इनटू डेंसिटी ऑफ कोल कीजिएगा तो टनेज में आ जाएगी। और एक साइकिल में 2 पास होता है, यानी कि टेल गेट से मेन गेट में और मेन गेट से टेल गेट में आता है, 2 पास होता है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड। ये उसकी वैल्यू है, फेस लेंथ 150 मीटर है, फेस हाइट जो है 3.5 मीटर है, और ये 0.76 मीटर वेव है, और कोल की डेंसिटी 1.4 दिया हुआ है, 2 पास आप कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 117.2 टन पर साइकिल आ रही है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि 1000 से 1200 के बीच में वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो आंसर नंबर सी को टिक लगाते हुए आप बता सकते हैं कि एक साइकिल में कितना कोयला प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर 108 में क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, द रिलीफ वाल ऑफ हाइड्रोलिक प्रॉप बिकम्स एक्टिव। जो हाइड्रोलिक प्रॉप की जो रिलीफ वाल है वो कब एक्टिव होती है, उसमें से ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है, व्हेन एक्सीडिंग द सेटिंग लोड, जब वो सेटिंग लोड से एक्सीड कर जाती है। व्हेन एक्सीडिंग द यील्डिंग लोड, जब यील्डिंग लोड से एक्सीड कर जाती है। फॉर इरेक्शन ऑफ पावर सपोर्ट, जब पावर सपोर्ट को इरेक्शन करते हैं तब एक्टिव होती है। फॉर विथड्रॉवल ऑफ पावर सपोर्ट, जब पावर सपोर्ट को जो विड्रॉल करते हैं, या ऑल ऑफ दिस। पर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि सेटिंग लोड क्या होता है, यील्डिंग लोड क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा कि सेटिंग लोड जो होती है, जब हम लोग जिस लोड पर उसको सेट करते हैं, जैसे 600 टन की हमारी पावर सपोर्ट है, लेकिन हम उसको 400 टन पर सेट किए हुए हैं, तो वो 400 टन तक के लोड को तो बियर करती जाती है। वो अचानक जो है वो 400 टन लोड लेना प्रारंभ नहीं कर देती है। जैसे जैसे रूफ रॉक लोड बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वो लोड लेना प्रारंभ कर जाती है। लेकिन जब 400 टन का लोड रूफ रॉक का उसके ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद का लोड यानी 400 से जैसे 401 टन होती है, उस समय जो है ये जो वाल्व है, रिलीफ वाल्व अपने एक्टिव हो जाती है, और अपने से अपने से हाइड्रोलिक फ्लूइड और प्रेशर पर फीड करना प्रारंभ कर देती है एक्टिव होने के चलते, जिससे उसकी लोड बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, और वो यील्डिंग लोड तक जो है लोड ले सकती है, यानी 600 टन तक लोड जो है वो ले लेती है धीरे धीरे। उसकी कार्य क्षमता कंटिन्यूअस रहती है, जबकि जो नॉन यील्डिंग सपोर्ट है वो अपना काम खत्म कर देते हैं जैसे ही सेटिंग लोड से उसके ऊपर अधिक प्रेशर आती है, प्रॉप स्टील चौक आदि के ऊपर। तो यहाँ पर ए नंबर इज द राइट आंसर होगी। ए नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। 109 नंबर में देखिए क्या कहता है, 109 नंबर में, एयर इंटर्स ए बोर्ड एंड फिलर पैनल एट 10 ppm। बोर्ड एंड फिलर पैनल है जिसमें हवा प्रवेश कर रही है, जिसमें 10 ppm CO है और 20.78% O2 है। द एयर एट द पैनल रिटर्न, पैनल के रिटर्न में 80 ppm CO हो चुकी है और 20.52% O2 हो चुकी है। द ग्राहम्स रेशियो फॉर द स्टेटस ऑफ फायर इन द पैनल इज। तो फायर की स्टेटस को जानने के लिए ग्राहम्स रेशियो क्या इसमें आती है फ्रेंड्स, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं बताया हूं जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में भी, कि ग्राहम्स रेशियो बराबर CO फॉर्म्ड बटे O2 कंज्यूम्ड होता है। CO फॉर्म्ड यानी कि देख रहे हैं इंटर कर रही है 10 ppm और रिटर्न में आपको मिल रही है कितनी ppm, ये जो रिटर्न में मिल रही है 80 ppm। तो आप तुरंत ppm को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 50 ppm परमिसिबल लिमिट है उसको 0.005 कहते हैं। तो यहाँ जो 80 ppm होगी वो 0.008 होगी, माइनस 0.001 हो जाएगी 10 ppm। तो ये परसेंटेज में मैं निकाल चुका हूं। और CO कंज्यूम्ड है जो कि 20.52% रिटर्न में मिल रही है और 20.78% जो है आपको इंटेक में मिल रही है, उन दोनों को माइनस कर दीजिए 20.78 और 20.52 को इंटू 100 कीजिएगा जो कि परसेंटेज में निकल जाएगी। तो ये 0.007 आएगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0.26 आएगा। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में 0.7 आती है, नीचे में 0.26 आती है, उसको डिवाइड करेंगे तो 2.69% आती है। 2.69% जो बता रही है आप अपना ऑप्शन में मैच कर सकते हैं कि 2.69 किसके अंतर्गत आ रही है, तो सी नंबर के अंतर्गत आ रही है। आप सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ग्राहम रेशियो आपको पता चल जाएगी कि कितना है जो कंडीशन दिए हुए हैं प्रश्न की उसके हिसाब से।
अब क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या कहता है, ये 15 यार्ड क्यूबिक मीटर ड्रैग लाइन इज डिप्लॉयड इन एन ओवरबर्डन बेंच ऑफ एन ओपन कास्ट माइन। इट वर्क्स फॉर 40 days एट द रेट ऑफ 6 hours पर शिफ्ट एंड 3 shifts पर ए डे। द साइकिल टाइम, बकेट फिल फैक्टर एंड द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द ड्रैग लाइन आर रेस्पेक्टिवली 52.8 एंड 75%। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर हैंडल बाय द ड्रैग लाइन इज, जबकि यहां पर 1 यार्ड क्यूबिक मीटर बराबर 0.765 क्यूबिक मीटर दिया है। प्रश्न समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो बकेट है कैपेसिटी ड्रैग लाइन की, वो 15 यार्ड क्यूबिक मीटर है, जिसको आप 15 को अगर 0.765 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगी क्यूबिक मीटर में बकेट की कैपेसिटी। अब यहाँ पर 40 दिन ड्रैग लाइन काम करती है। रेट क्या रहती है, 6 घंटा पर शिफ्ट में काम करती है और एक दिन में 3 शिफ्ट होती है। द साइकिल टाइम जो है यहाँ पर दिया हुआ है 50 सेकेंड, यानी कि जो बकेट उठा रही है और बकेट उठा करके फिर लोड कर रही है और फिर से जो है अनलोड करने के लिए फेस के पास आ रही है, तो ये उसकी साइकिल टाइम होती है जो कि 50 सेकंड दिया हुआ है। बकेट फिल फैक्टर फ्रेंड्स बता चुका हूं पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में कि अगर उसमें 15 क्यूबिक मीटर की बकेट है तो उसमें जो बकेट में जो मटेरियल आती है वो 80% ही आती है, जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है 0.8, यानी कि आपको 15 का 80% निकाल लेना होगा, उतना होगा बकेट फिल फैक्टर, बकेट में उतनी भर आती है। और साथ में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है 0.75 या जिसको परसेंटेज में कह सकते हैं 75%। तो यहाँ पर फ्रेंड जो बकेट है उसकी एक बार में कितनी हो रही है, एक शिफ्ट में कितनी हो रही है, 3 शिफ्ट में कितनी हो रही है, और फिर एक दिन में कितनी हो रही है, और फिर 40 दिन में कितनी हो रही है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हैंडल कितना करती है। यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला लिखा हूं, 15 क्यूबिक मीटर बकेट है लेकिन यार्ड में दिया है तो 0.675 आपकी क्यूबिक मीटर में निकल जाएगी इसे मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ पर जो बकेट फिल फैक्टर है जिसको मैं एरो मार्क से 0.8 लिखा हूं, बकेट फिल फैक्टर 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑपरेशनल फैक्टर यहाँ पे 0.75 दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग इफिशियंसी है जी, या इसको ऑपरेशनल फैक्टर भी कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आएगी, जो एक बकेट के अंदर जो मटेरियल आती है उसकी चर्चा की कर रहे हैं आप। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल पर आवर, एक आवर में कितना साइकिल वो कर रही है ये आपको पहले निकालना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप देखिएगा एक आवर में कितने साइकिल हो रही है, यानी कि 50 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, 50 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, जिसको आप यहां देखिएगा कि इनटू हम लोग साथ में करते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर आवर के साथ 6 से, जो कि 6 आवर्स एक शिफ्ट में कर रहे हैं, 3 शिफ्ट में आप टोटल निकाल रहे हैं, और एक जो 40 डेज है वो टोटल नंबर ऑफ डेज है। तो 6 × 3 × 40 से आप कर दीजिएगा, 6 आवर्स हो गए, 3 शिफ्ट हो गया और 40 डेज हो गया। अब यहाँ पर आप ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है एक बकेट में कितना आ रही है उसको आप जो है 6.885 निकाले हुए हैं, और साथ में जो इसको आप नंबर ऑफ साइकिल पर टाइम कह रहे हैं तो उसको आप नंबर ऑफ साइकिल पर टाइम को निकालने के लिए पर आवर में निकालना है, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आवर में आ गया, और डिवाइडेड बाय 50 सेकंड है। तो 50 सेकंड को वैसे आप जब आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 50 सेकंड को डिवाइड करते हैं, और करने के कारण 50/3600 होगी या 60 × 60 होगी, जो जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इनटू में 6 × 3 × 40 रहेगी ही। अब 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 5 को 8 से 40 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 40 होती है। 8 × 3 8 3 24 चौके 96, और ये 6 के 36 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 35691.8.4 क्यूबिक मीटर आती है फ्रेंड्स। तो 356918 जो है इसके अंतर्गत आ रही है। ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए। सॉवेल के लिए भी इसी तरीके से निकलती है, ड्रैग लाइन के लिए जो निकली हुई है उसी तरह से। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द एंगल ऑफ ड्रॉ ऑफ द इंक्लाइंड कोल सीम इज ट्रू। तो इंक्लाइंड कोल सीम के लिए जो एंगल ऑफ ड्रॉ होती है वो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए पर्टेनिंग कर रही है फ्रेंड्स। तो ये नंबर देखिए, एंगल ऑफ ड्रॉ के लिए क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ ड्रॉ will be the maximum in deep direction of the seam. Angle of draw will be the maximum in the right direction of the seam. Angle of draw will be the maximum in strike direction of the seam. Angle of draw will be equal to the all direction of the seam. Angle of draw will be the minimum strike direction of the seam. तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक कट पेस्ट करके आपके सामने रखा हूँ, जो अपन लोग डिजाइन करते हैं
साफ्ट पिलर का उसकी है यहाँ एक्चुअली में, ये जो है साफ्ट है, साफ्ट के नीचे एक पिलर हम लोग छोड़ते हैं जो साफ्ट की लंबी लाइफ को एक मजबूत बेस प्रदान करती है, जिसमें हम लोग एंट्री नहीं चलाते हैं या कोयले का एक्सट्रैक्शन नहीं निकालते हैं, ताकि ये साफ्ट लंबे समय तक माइन की पूरी लाइफ तक बनी रहे। तो यहाँ पर जो इंक्लाइन डायरेक्शन में जो दिखाई गई है, डीप डायरेक्शन में दिखाई गई है ये वाली फिगर, जिसमें एंगल ऑफ ड्रॉ जो है थीटा डी बराबर वैल्यू को अपन लोग निकालते हैं, जो कि थीटा प्लस 2/3 अल्फा होती है, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थीटा डी बराबर थीटा प्लस 2/3 अल्फा। आप याद रखिए यहाँ पर थीटा डी यानी कि डीप साइड में थीटा डी बराबर थीटा प्लस 2/3 अल्फा होती है। यहाँ पर थीटा डी क्या है, डीप साइड में एंगल ऑफ ड्रॉ है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ ड्रॉ है, जो आप लोग इंडियन कोल माइंस के लिए हर जगह के लिए अलग अलग रहती है, लेकिन 24 डिग्री 22 डिग्री के आसपास हम लोग लेते हैं। राइट साइड में जो थीटा आर होती है, यानी कि आर यानी राइट साइड की थीटा एंगल ऑफ ड्रॉ जो है वो क्या होगी, थीटा माइनस 1/3 अल्फा होती है। अल्फा क्या है, ये कोल सीम की जो है हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन यहाँ पर अल्फा बता रही है। तो ये जो है अल्फा के साथ 1/3 का माइनस होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यहाँ थीटा आर जो है ज्यादा आएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा आएगी थीटा प्लस, जब अपन 2/3 करते हैं तो इसकी वैल्यू और थीटा डी में ज्यादा आएगी, इसलिए डीप डायरेक्शन में इसकी वैल्यू जो है ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो स्ट्राइक डायरेक्शन में होती है, ये जो अपने को मिलती है थीटा एंगल पर, हम लोग थीटा जो है एंगल ऑफ ड्रॉ है, थीटा एंगल पर इसको ड्रॉ करते हैं सरफेस पे। अगर एरिया पॉइंट ए को पॉइंट ए से लेकर के बी तक प्रोटेक्ट करना है, तो ये जो है ए से एक डैश को ज्वाइन करते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ पर, जिसकी वैल्यू जो है आपको कम ही स्ट्राइक डायरेक्शन में मिलेगी। ये स्ट्राइक डायरेक्शन की जो है वैल्यू कैलकुलेट करती है, और ये डीप डायरेक्शन की और राइज डायरेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करती है। तो डीप डायरेक्शन में एंगल ऑफ ड्रॉ जो है आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा होती है, तो एंगल ऑफ ड्रॉ विल बी द मैक्सिमम इन द डीप डायरेक्शन ऑफ द सीम। इसको टिक लगाते हुए आगे आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 112 में स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एक्सपोज्ड बेंच लोअर सरफेस इज कॉल्ड बेंच फ्लोर, यानी कि जो एक्सपोज्ड बेंच रहती है, कोयले की खुली हुई जो बेंच रहती है, कोयला ओपन जो होती है, उसकी बेंच, उसकी जो बेंच होती है लोअर वाली, वो कहलाती है फ्लोर बेंच या बेंच फ्लोर कहलाती है। ये राइट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2 जो है कहती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द बेंच फेस इज कॉल्ड, जो बेंच फेस की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होती है वो बैंक विड्थ कहलाती है फ्रेंड्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट ही है। यहाँ पर सी नंबर बोथ ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, उसको टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ रेफरेंस आपको दिया हूँ सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी पेज नंबर 7 बाई समीर कुमार दास। उसमें जो ओपन कास्ट में टर्म आ रहे हैं जो यूज होते हैं, वो टर्म की डेफिनेशंस दी हुई फ्रेंड्स, उसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई भी प्रश्न उससे पूछ सकती है उस पेज से, तो पेज नंबर 7 को आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग फॉर ए टिपिकल स्लरी एक्सप्लोसिव, जो स्लरी एक्सप्लोसिव होती है उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए PQRS दिया हुआ है और साथ में पर्पज दिया हुआ है 1 2 3 4 के रूप में। तो केमिकल में जो आपको यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट दिया हुआ है, जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो आपकी ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करती है। जो भी नाइट्रेट अपन यूज करते हैं वो ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करती है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होती है वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, ये आपको याद रखना होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है। और TNT टाई नाइट्रोटोल्यून जो होती है वो आपकी फ्यूल है। और स्टार्च जो है यहाँ पर जेलिंग एजेंट के काम करती है, स्टार्च इसका 2। तो इसको मैच करता हुआ आप देखिएगा का P का 3 कौन सा है, P का 3 ये वाली है। तो C नंबर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, आप मैच करके देखिएगा C नंबर ही मैच करेगी फ्रेंड्स। तो C नंबर को टिक लगाते हुए आप यहाँ पर रेफरेंस के रूप में दिया हूं कि जो गोराई साहब की बुक है उस बुक का पेज नंबर 8 में जो इसकी कंपोजिशन है वो दी हुई है फ्रेंड्स, आप रिफर कर सकते हैं गोराई साहब की बुक को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 114। इन द क्वार्ट्ज फ्लेमेबिलिटी डायग्राम, जो क्वार्ट्ज फ्लेमेबिलिटी डायग्राम है, जो अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी दिया हुआ क्वार्ट्ज डायग्राम के बारे में, तो वो फ्लेमेबिलिटी डायग्राम द रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन एट द नोज लिमिट आर। तो नोज लिमिट पर मीथेन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो अभी भी मैं बताया हूं कि जो 5.8 है मीथेन की रहती है और ऑक्सीजन की 12.81 रहती है। तो आंसर C को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए क्वार्ट्ज डायग्राम मैं इसमें ड्रॉ करने वाला था, कॉपी का पेस्ट नहीं किया हूं फ्रेंड्स। मेरी जो वीडियो है 7 से 8 मिनट की, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी क्वार्ट्ज डायग्राम।
अभी 1 घंटा पहले अपलोड कर चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए 115 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है, ये कोल सीम लाइंग एट ए डेप्थ ऑफ 200 मीटर, यानी कि कवर दिया हुआ है 200 मीटर, इज डेवलप्ड बाय बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड से डेवलप किया जा रहा है। पिलर आर 30 मीटर सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर 30 मीटर साइज दी हुई है, विद द गैलरी विड्थ 4 मीटर, गैलरी विड्थ 4 मीटर है। यूनिट वेट ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा इज 28 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 28 किलो न्यूटन आपको पर क्यूबिक मीटर जो दिया हुआ है यूनिट वेट ऑफ ओवरलाइंग स्ट्राटा। इफ द पिलर स्ट्रेंथ इज 9.32 मेगा पास्कल, यदि पिलर की स्ट्रेंथ यहाँ पर 9.32 मेगा पास्कल, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द पिलर। फ्रेंड्स, इसकी भी एक वीडियो मैं आपको ड्रॉ करके बताया हूं, बोर्ड में समझाया हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने प्रश्न आ चुकी है, वही प्रश्न आई हुई है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी समझने का प्रयास कीजिए कि आपको जैसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पिलर निकालने के लिए कहता है तो S/L आपको याद रखना है। S मतलब स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, L मतलब लोड ऑन पिलर। अब स्ट्रेंथ ऑफ पिलर आप जो दी हुई है प्रश्न में, देखिएगा यहां पर दी हुई है कि स्ट्रेंथ ऑफ पिलर 9.32 मेगा पास्कल। तो ये मेगा पास्कल को आप अगर क्यूबिक टन पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मेगा पास्कल बराबर 100 टन पर मीटर क्यूब होता है। तो यहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 932 आ जाएगा। और हम लोग आगे देखेंगे कि इसकी उपयोग कब आ रही है, जब हम लोग निकाल लेंगे लोड ऑन पिलर। लोड ऑन पिलर की फॉर्मूला होती है डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा इनटू कवर बट्टे में 1 - परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जिसको निकालने के लिए CPTO कर दिया हूं मैं बोर्ड में भी। ये 16 मिनट की वीडियो थी जिसको मैं समझाने का प्रयास किया हूं। फ्रेंड्स, अब यहां पर आप देखिएगा 2.8 जो डेंसिटी ऑफ स्ट्राटा है, जैसे यहां पर 28 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो 1 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर बराबर 0.1 टन पर क्यूबिक मीटर होता है। तो 0.1 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो 2.8 आएगी। तो 2.8 टन पर क्यूबिक मीटर में निकाला हूं मैं। कवर 200 मीटर है। अब डिवाइड करेंगे 1 - परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट को, तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट 0.25 रखा हूं, जिसको मैं देखिए यहां पर निकालने का प्रयास किया हूं। यहां पर निकालने का प्रयास किया हूं मैं बोर्ड में। वो जो वीडियो दिखाया हूं फ्रेंड्स, उस वीडियो को जरूर देखिए कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो 1 - 0.25, यानी कि ये जो साइज दी हुई है 4 मीटर गैलरी विड्थ, और साथ में जो है 30 मीटर जो पिलर साइज दी हुई है सेंटर टू सेंटर, उसके आधार पर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन को माइनस कीजिएगा तो 0.75 आएगी। इसको डिवाइड कीजिएगा 560 से, यानी कि 200 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 6.7 टन पर स्क्वायर मीटर आ रही है। और अब ये आ चुकी है लोड ऑन पिलर, और आप ये कह चुके हैं कि ये जो पहले भी बता चुके हैं 9.32 मेगा पास्कल आपकी पिलर स्ट्रेंथ है, जिसको आप अगर टन पर क्यूबिक मीटर में रखते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 932 टन पर स्क्वायर मीटर आ गई है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब आप निकाल रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी न्यूमरेटर में ये हो गई है, और डिनोमिनेटर में लोड ऑन पिलर की वैल्यू को आप रखते हैं तो 1.44 आती है। आंसर बी यहां पर मैच कर रही है, जो कि 1.5 to 1.6 की आ रही है। यहां पर आपको याद रखना हो कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 100 टन पर स्क्वायर मीटर होता है। तो 115 नंबर में आप समझ चुके हैं कि कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर निकलती है। अब यहां पर जो है 116 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, इन ए 400 मीटर ऑफ ए डेप्थ ऑफ कोल सीम, एक कोल सीम है जिसकी गहराई है 400 मीटर, हैविंग गैलरी विड्थ ऑफ 4.2 मीटर, 4.2 मीटर गैलरी है, द पिलर साइज शैल नॉट बी लेस देन, तो पिलर साइज उससे कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो 111 रेगुलेशन है जिसको की डेवलपमेंट वर्क के नाम से जानी जाती है, उसमें आपको ये फार्मूला के रूप में एक टेबल मैं दिया हूं, आपको याद रखिएगा। ये कॉलम जो दी हुई है आपको, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम आपकी वैल्यू याद रखना है, जो 3 मीटर से कम चौड़ाई वाली गैलरी के लिए कॉलम है। ये 3.6 मीटर से कम चौड़ाई वाली गैलरी के लिए है, ये 4.2 मीटर से कम चौड़ाई वाली गैलरी के लिए है, और ये 4.8 मीटर से कम चौड़ाई वाली गैलरी के लिए है। तो यहाँ पर जो 4.2 मीटर से कम गहराई वाली जो गैलरी है उसके लिए है, जिसमें आपकी जो गहराई है वो 400 मीटर है। आपकी लेफ्ट साइड में लिखी हुई है 60 मीटर से कम गहराई, 60 से 150 मीटर की गहराई, फिर लिखता है 150 से 30 से में जो है 240 की गहराई, फिर जो है लास्ट में लिखता है 360 से एबव गहराई, 240 से 360 गहराई, और लास्ट में लिखता है 360 मीटर से एबव गहराई। तो 360 मीटर से एबव गहराई 400 मीटर वाली हो गई, नहीं लास्ट आपकी रो आएगी, और ये जो थर्ड कॉलम है उससे मैच करता हुआ यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये 39 से स्टार्ट होती है, 39, 3, 42, 3, 45, इस तरह से 45 मीटर जो होगी। आंसर सी को आप टिक लगा सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स 331.5, 333, 354, 656,
333। लास्ट वाली रो को याद रखना बड़ा आसान है, जिसमें थर्ड रो और लास्ट रो सेम है, और आप फर्स्ट रो और सेकंड रो को भी आप आराम से याद रख सकते हैं, 331.5 331.5। यहाँ पर दो ही जो लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन है, उसको थोड़ा सा आपको 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करना होगा तो याद हो जाएगी 354 और 656। और फर्स्ट वाली जो एक कॉलम है जिसकी आपको याद रखनी होगी 12, 13.5, 16.5, 22.5, 28 और 39 लास्ट में। तो इस तरह से आप पूरी जो गैलरी की साइज और के आधार पर और जो पिलर की साइज है वो आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कहता है, द मेन पर्पज ऑफ ब्लॉक मॉडलिंग इज टू डिटरमाइन द। ब्लॉक मॉडलिंग रॉक मैंगनीज की एक पार्ट है जिसमें हम लोग कोयले की जो या मिनरल की जो वॉल्यूम है उसको डिटरमाइन करते हैं सरफेस पर प्लॉटिंग करके, प्लान की डिटरमाइन करके। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ओर बॉडी ही हम लोग ब्लॉक मॉडलिंग की पर्पज होती है। डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट प्लेन इन द ब्लॉक, ग्रेड ऑफ मिनरल इन द ब्लॉक, डायरेक्शन ऑफ डीप इन द ब्लॉक, नंबर ऑफ फॉल्ट प्लेन इन द ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ ओर बॉडी निकालते हैं सर, एक को टिक लगाते हुए ओर मॉडलिंग का पर्पज आप जानिए। अब क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, इनटेक केयर टू बी ए लॉन्ग वॉल पैनल इज सीओ एट 10 ppm। फिर से एक प्रश्न आ गई है, लॉन्ग वॉल पैनल है जिसके इनटेक केयर में सीओ 10 ppm है, O2 जो है 20.5% है, वेयर एज द रिटर्न एयर में सीओ जो है 30 ppm है और O2 जो है 20.1% है। फाइंड आउट द ग्राहम्स रेशियो फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द पैनल। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ग्राहम्स रेशियो निकालने के लिए कहता है। जैसे पिछले फॉर्मूला में मैं भी दिया हूं, CO फॉर्म्ड बट्टे में O2 कंज्यूम्ड, तो रिटर्न एयर की 30 ppm को आप माइनस कर देते हैं 10 ppm से और डिवाइड करते हैं O2 कंज्यूम्ड जो कि आपकी 25 इनटेक में है, रिटर्न में 20.1 है, जिसको माइनस करिएगा तो 0.4 आएगी और इसको माइनस कीजिएगा तो 20 आएगी। 20 को 0.4 से डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू आती है उसको आप डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो 20 आई है कि इसमें आई है, पीपीएम में आई है, जिसको मैं लिख दिया हूं किसमें, परसेंटेज में, जिसको 0.002 लिख सकते हैं। और ये जो 4 थी 0.4 उसको डेसिमल में से हटाने के लिए डिवाइड किया 10 से, जो कि जंप करके ऊपर पहुंच गई है। अब इसको आप 100 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगी, 2/4 आएगी और वो 0.5 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 0.5 आ रही है जो कि आग जो है नॉर्मल कंडीशन में है अभी आपकी ग्रहण प्रेशर के अनुसार। आंसर सी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव व्हेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव फ्रॉम मैगजीन टू ब्लास्टिंग साइट। तो ब्लास्टिंग साइट से एक्सप्लोसिव जो मैगजीन तक है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो वैन है वो चलती है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, जिसके लिए कोल माइंस रेगुलेशन 188 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क में दी हुई है कि 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी। डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की प्रश्न है, आप यहाँ पर कौन सी टिक लगाइएगा, 20 है तो 25 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, तो नियरेस्ट जो 25 के होगी, 25 मीटर से अधिक नहीं बोला है, इसलिए 20 को आप 20 किलोमीटर पर आवर को टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जो कि आपकी होगी 120। 6 डिटोनेटर इच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम। 6 डिटोनेटर हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस प्रत्येक का 1.5 ओम दिया हुआ है इच का, और आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है। फॉर्मूला परमिट की मैं इसके पहले भी प्रश्न ऐसा ही सॉल्व कर चुका हूं, इसे आ चुकी है प्रश्न। एक 15 वोल्ट एक्सप्लोडर से कनेक्टेड किया जा रहा है इस डिटोनेटर को। 2 सिंगल कोर केबल लगाए जा रहे हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस इच है। द करंट इन द सर्किट विल बी एम्पियर। करंट कितनी होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ आर ऑफ जो रेजिस्टेंसेस डिटोनेटर के रेजिस्टेंसेस उसका रिजल्टेंट आर कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए पैरेलल के लिए आपको याद रखना है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/-- करके 1/r6 सब लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 1.5 ओम ईच का दिया हुआ है तो 1.5 की जो वैल्यू है वो 3/2 भी लिख सकते हैं उसको, तो 1/3/2 1/3 2/2 को जोड़ते हैं तो ये पलट जाएगी 3/2 2/3 हो जाएगी, 2/3 + 2/3 + 2/3 इस तरह से 6 टाइम पर अगर अब उसको वो सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 12/3 आएगी, जिसको 3 चौको 12 4 कह सकते हैं, 3 4 12 4 आएगी। 4 को लेकिन 1/r की वैल्यू 4 आ रही है, जब r की वैल्यू करिएगा तो 1/4 आ जाएगी, पलट जाएगी, तो r बराबर 1/4 हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर निकालना चाहें तो 1/4 तो आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द डिटोनेटर। और कोर जो है 2 कोर है जिसकी 3 ओम रेजिस्टेंस है तो 3 + 3 कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर 25/4 आती है। अब यहाँ पर जो आपकी जो ओम्स लॉ की जो फार्मूला है I =
V/R। V जो है 15 वोल्ट के एक्सप्लोडर से कनेक्ट किया जा रहा है, तो 15 वोल्ट वो न्यूमरेटर में हो गई, डिवाइडर में हो गई। ये जो आप ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं सर्किट का, वो 25/4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 ऊपर चल जाएगी, 15 चौको 60 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60 को 25 से डिवाइड कीजिएगा, 2.4 एम्पियर आ रही है। बी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 121 में क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ वाइंडिंग ड्रम सेल नॉट बी लेस देन, वाइंडिंग ड्रम की जो डायमीटर हो कम नहीं होने चाहिए, टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप के डायमीटर से कितना गुना से कम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके संबंध में CMR 76 कहता है कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, जिसमें कहता है तीसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछी जा चुकी है, फिर से आपसे पूछी जा सकती है, जो कि 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होगी, फ्लिट एंगल के बारे में बात करता है। और चौथे नंबर में कहता है कि रोप के डायमीटर से 100 टाइम से कम डायमीटर ड्रम की नहीं होगी। तो आप यहाँ सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और 120 एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की जो एडवांटेज है फ्रेंड्स, उसमें क्या कहता है, यानी कि कोयले को जला करके उसके से जो स्मोक निकलते हैं, जिसमें आपकी CO और H2 रहती है, जो कि फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है, जो फ्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिसको इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक पर्पस के लिए अपन लोग बॉटलिंग करके सिलेंडर में भर करके सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक कोल गैसिफिकेशन मेथड है, जिसकी एडवांटेज में हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल इन द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यूज, ट्रांसपोर्ट और यूज के लिए मोस्ट कन्वीनियंट है फ्यूल के लिए, फ्यूल जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। रिकवरी ऑफ कोल विथ हाई एस एंड सल्फर, कोल ऐसा कोल जिसमें एस की परसेंटेज बहुत अधिक है, सल्फर भी बहुत अधिक है, तो उसका भी हम लोग रिकवरी कर लेते हैं, यस फ्रेंड कर लेते हैं। इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंटल इज लेस, एनवायरमेंट पर जो प्रभाव है इस मेथड का बहुत कम पड़ता है। तो डी नंबर देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल इन द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म फॉर ट्रांसपोर्ट एंड यूज एंड रिकवरी ऑफ कोल विथ हाई एस एंड सल्फर। हाई एस और सल्फर ये दोनों बी और सी को मिला दिया है, यहाँ पर ए और बी को मिला दिया और डी पॉइंट बनाया है, तो ये भी सही है फ्रेंड। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आंसर ए दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर ई होगी फ्रेंड्स, इसको सुधार लीजिए, अभी सुधारिए इसको, ये जो है मैंने कर दिया ई। तो ये जो है ई नंबर की हो गई, इसको स्लाइड स्लो करके बड़ा कर लेते हैं, ये हो गई बड़ा, तो आंसर ई आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 123 क्वेश्चन में क्या कहता है, द इमीडिएट रूफ ऑफ ए माइन इज सपोर्टेड बाय बोल्ट्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर अरेंज्ड इन ए 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर ग्रिड पैटर्न। इफ द यूनिट वेट ऑफ रूफ रॉक इज 2.25 टन पर क्यूबिक मीटर एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बोल्ट इज 7.5 टन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द सपोर्ट सिस्टम इज। सपोर्ट सिस्टम की फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए कह रही है फ्रेंड्स, ऑप्शन पर बाद में आते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रश्न समझ लेते हैं फ्रेंड्स पहले। इमीडिएट रूफ जो माइन की होती है वो 6 मीटर गहराई तक होती है, जिसकी सपोर्ट बोल्ट से की जा रही है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। जो ग्रिड पैटर्न 1.2 मीटर की ग्रिड पैटर्न में अरेंज है। यूनिट वेट ऑफ रूफ रॉक दिया है 2.25 टन पर क्यूबिक मीटर। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बोल्ट दिया है 7.5 टन। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ सपोर्ट सिस्टम निकालने के लिए कह रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ रूफ बोल्ट निकालने के लिए बेरिंग कैपेसिटी ऑफ रूफ बोल्ट इन टन में लेते हैं, जो कि 7.5 टन दिया हुआ है। साथ में वॉल्यूम ऑफ रूफ रॉक सपोर्टेड बाय द बोल्ट, एक बोल्ट द्वारा जो सपोर्ट की जा रही है रूफ रॉक की वॉल्यूम, उसको निकालिएगा, साथ में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये वैल्यू निकल आएगी, जो कि ग्रिड पैटर्न में 1.2 इंटू 1.2 और डेप्थ उसकी बोल्ट की 1.5 मीटर है, इससे वॉल्यूम हो निकल जा रही है। और टनेज में निकालने के लिए 2.25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डेंसिटी से, तो ये 4.86 आ रही है, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1.54 आपकी आ गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रेंड्स। तो 1.54 जो आपकी आ रही है ये ए नंबर में आ रही है, तो ए नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। 124 में देखिए कहता है इफ आर इज द आरएमआर, आर जो है वो आरएमआर है, रॉक मास रेटिंग है। एस जो है गैलरी की स्पेन है यानी चौड़ाई है मीटर में। डी जो है मीन रॉक डेंसिटी इन टन पर क्यूबिक मीटर है। डी जो है रॉक डेंसिटी को बता रहा है। देन व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ रॉक लोड इन द टन पर स्क्वायर क्यूबिक मीटर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रूफ रॉक निकालने का फार्मूला पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसको ये लिए मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं और
बता चुका हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूफ रॉक रेजिस्टेंस कैसे, रूफ रॉक लोड कैसे निकालते हैं। उसमें आने वाली जो सिम्फार द्वारा दी गई फार्मूला है, डीजीएमएस द्वारा अडॉप्ट की गई है टेक्निकल सर्कुलर के तहत। तो यहाँ पर जो आपको याद रखाया हूं मैं कि S इंटू डी जो अपने रूफ रॉक लोड है वो विड्थ ऑफ द गैलरी डेंसिटी ऑफ रॉक इन ब्रैकेट में 1.7 माइनस 0.037 इंटू RMR प्लस 0.0002 RMR का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगी। डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 3 से 4 प्रश्न आपके इसकी आनी ही आनी है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने जो डाउट है उसको लिखिए। साथ ही जो आपको कमेंट, जो आपको कंटेंट पढ़ना है, जो हेडिंग पढ़नी है उसकी आप उसमें चर्चा कीजिए, उसकी कमेंट में लिखिए। मैं उसी सब्जेक्ट, उसी पॉइंट को क्लियर करूंगा फ्रेंड्स, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो ये वीडियो है यूट्यूब चैनल में डेली या अल्टरनेट डे में लोड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 125 आज की आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं। एसडीएल ऑफ 1 टन कैपेसिटी ऑपरेट्स विथ साइकिल टाइम ऑफ 6 मिनट, यानी कि एक एसडीएल दी हुई है जिसकी बकेट कैपेसिटी 1 टन दी हुई है, साइकिल टाइम 6 मिनट है, यानी कि फेस पर लोडिंग करने से लेकर अनलोडिंग करके फिर से फेस पर आने तक का जो समय है वो साइकिल टाइम 6 मिनट है। द डायमेंशन ऑफ द फेस इज 4 मीटर इंटू 3 मीटर, गैलरी की चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। 5 ब्लास्ट आर कंडक्टेड पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में 5 ब्लास्ट की जा रही है। एवरेज पुल मिल रही है 1.2 मीटर, यानी कि प्रत्येक ब्लास्ट में 1.2 मीटर पुल मिल रही है। द डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड कोल इज 0.8 टन पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में 0.8 टन उसकी बल्क डेंसिटी मिल रही है। टाइम इन आवर रिक्वायर्ड बाय द एसडीएल इन, तो वो एसडीएल द्वारा वो जो पूरी ब्लास्टिंग हो रही है 5 ब्लास्ट, उसको रिमूव करने में कितना समय लग रहा है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। टाइम इन आवर फॉर लोडिंग ऑफ 5 ब्लास्ट ऑफ कोल, आप 5 ब्लास्ट ऑफ कोल निकालने के लिए एक ब्लास्ट में कितना कोयला निकल रही है वो निकालिए फ्रेंड, जिसकी वॉल्यूम को स्पेसिफिक डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। वॉल्यूम यानी कि चौड़ाई, विड्थ ऑफ गैलरी, हाइट ऑफ गैलरी, डेप्थ ऑफ गैलरी, डेप्थ ऑफ पुल जिसको बोलिएगा, और ये 0.8 बल्क डेंसिटी है, जिसको निकालिएगा तो एक ब्लास्ट में इतनी कोयला निकल रही है, ली जा रही है एक ब्लास्ट में इतना, तो 5 ब्लास्ट में कोयला कितना निकलेगी वो निकालिएगा। और जो यहाँ पर 6 मिनट साइकिल टाइम है वो आप 6 मिनट को आप जो है आवर में कैलकुलेट करिएगा तो देखिए कितनी निकलती है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स ये वाले पूरे को, तो आपकी जो निकल रही है वो निकल रही है क्या चीज, यहाँ पर 6 मिनट 5 ब्लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर 360 मिनट आ रही है, और 360 मिनट को ये जो टाइम लग रही है 360 मिनट लग रही है, लेकिन 360 मिनट को आवर में बदलिएगा तो आपको निकल जाएगी कितनी, 6 आवर निकलेगी। 60 से डिवाइड करिएगा 6 आवर निकलेगी। तो यहाँ पर जो है आप ये 6 आवर निकल रही है इसके लिए, लेकिन आप जो ये देखिएगा कि यहाँ पर जो पूल है आप एक्चुअल में जो टाइम लग रही है वो 11.52 आ रही है। इसको मैं जो है ले लिया हूं अप्रॉक्स में, जिसके चलते ये जो है आ रही है इतनी 5.76 एक्चुअल में आएगी, और ये 6 मिनट जो है अप्रॉक्स आ रही है। एक्चुअल जो आ रही है 11.52 इसकी वैल्यू आ रही है। 30/60 आप करिएगा इसको तो 30 मिनट है, 30 है तो 30/60 करिएगा। 60 यहाँ पर हम आवर में चेंज करने का काम किए हैं, तो ये जो है 5.76 आ रही है। तो 5.76 से 6 मिनट तक आ रही है। इसको आप आवर में चेंज कीजिएगा, आवर में ही चेंज किए हुए हैं, तो 5.8 आवर्स है, तो 5.8 से 6 आवर के बीच में आ रही है। तो आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 125 तक कंप्लीट हो चुकी है। ये फर्स्ट क्लास विनिंग एंड वर्किंग 2021 का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुकी है। आपने देखा फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। इंस्टाग्राम पर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को भी देखिए और यूट्यूब चैनल पर भी देखिए फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।